नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमई कॉर्नर में। और आज हम बातचीत करेंगे जैनम फेरो एलॉयज के सीएमडी अर्चित परख से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां देखते हैं। बाजार में गिरावट बढ़ी, निफ्टी 18,000 के नीचे फिसला। रिलायंस, एक्सिस बैंक और आईटीसी बना रहे हैं प्रेशर। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक टूटा। मिड कैप में सबसे ज्यादा 1.25% की कमजोरी। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली, सारे सेक्टर्स लाल निशान में। ऑटो, सरकारी बैंक की सबसे ज्यादा पिटाई, दोनों इंडेक्स करीब 2-2% नीचे। एनर्जी, एफएमसीजी शेयर्स में भी दबाव। दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजों से टाटा मोटर्स 4.5% से ज्यादा फिसला। कंपनी को हुआ है 950 करोड़ रुपए का घाटा। ब्रोकरेज हाउस ने भी जताई चिंता। दीपक नाइट्राइट के नतीजों से बाजार निराश, शेयर करीब 9% से ज्यादा टूटा। दूसरी तिमाही में 31% घटा है कंपनी का मुनाफा, मार्जिन में भी आई गिरावट। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत की पहले बल्लेबाजी। तो आप लोग मैच का लुत्फ उठाएं, उसके बाद थोड़ा मार्केट भी साथ साथ देखते रहिए। इस वक्त जो है बाजार में निफ्टी 160 पॉइंट के करीब कमज़ोर है। 18,000 के स्लाइटली नीचे 2 पॉइंट है, मतलब ऊपर नीचे हो ही रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है 450 पॉइंट की गिरावट, या रफली आप कह सकते हैं कि 1% के आसपास की 41,405 पे बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पूरे बाजार में ऊपरी स्तरों पर काफ़ी दबाव है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे कमज़ोरी ज़्यादा दिख रही है। जैसे एडवांस डिक्लाइन में आप देखिए 755 बढ़ने वाले शेयर्स के सामने 2,000 से ज़्यादा शेयर हैं जो कमज़ोरी के साथ ट्रेड करें, यानी 1:2.7 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि मिड कैप इंडेक्स 1.25% कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे जो काफ़ी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। जैसे अरविंदो फार्मा में नज़र डालिए आप, 12% की कमज़ोरी है यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा। पिरामल एंटरप्राइजेज में 9.5% की, दीपक नाइट्राइट 9.5% के आसपास, रैमको सीमेंट 7.25% की। इस तरह की बड़ी कमज़ोरी इन स्टॉक्स में है। कई में नतीजों के बाद गिरावट देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स जो है फ्यूचर्स में अगर आप देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ल्यूपिन, एबीबी, स्कॉट्स कुबोटा, ये सारे स्टॉक्स हैं। कुछ ग्रीन निशान पर ट्रेड करें, 4-5% तक ऊपर है, लेकिन लार्जली जो है ऊपरी स्तर से दबाव बना हुआ है। तो एक बार जरा समझते हैं कि बाजार का इस समय रुझान किस तरह दिख रहा है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ है। गाबा सर, क्या मूड है आपका, क्या अप्रोच है मार्केट का इस समय? एक्चुअली मूड तो मैच देखने का है ना, इसलिए ट्रेडिंग नहीं हो रही। कुछ नहीं होगा। हाँ। मार्केट में वीकनेस है, 18,000 ब्रीच होगा, लेकिन 18,000 लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एग्जैक्टली 18,000 नहीं हो सकता है। हो सकता है 18,000 के ब्रीच हो जाए फिर ऊपर चला जाए, लेकिन ये 18,000 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। और 41,500, 41,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है उस पर देखना है। कल मुकाबले, कल इसके ऊपर रहता है तो मतलब ऑल इज स्टिल गुड। अगर कल उसके नीचे ब्रीच हो जाता है तो मतलब कहेंगे यस, वीकनेस आ गई। और मिड कैप में गाबा सर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जी 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 बिल्कुल। 1.2% के आसपास इंडेक्स कमज़ोर है, 450 पॉइंट। तो वो एक दबाव देखने को मिल रहा है। गाबा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जो आज बड़ा मूव दिखा रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ, अरबिंदो फार्मा में स्टॉक लगभग 13% नीचे है। कोई यस, चार्ट पे कोई पैटर्न खास तौर पे बन रहा है क्या? है तो वीक पैटर्न ऑरोबिंदो फार्मा का। और जो ब्रीच हुआ है आज बार 12% आता, थोड़ी देर पहले वो 10% आता, अब 12% हो गया। 472 पर ट्रेड कर रहा है। और मैंने उस समय दिया था 510 का स्टॉप लॉस, 490 का स्टॉप लॉस बस। मुझे लगता है ये 450 की तरफ जा रहा है। उस समय मैंने 470 का बताया था, वो आगे अचीव 450 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चरली वीक है और भी गिरावट 450 भी ब्रीच हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती ऑरोबिंदो फार्मा। गाबा सर, दीपक नाइट्राइट ने जो गैप डाउन बनाया था 9% का, वो उसी पे टिका हुआ है सुबह से। तो क्या गिरावट अब खत्म होती हुई दिख रही है चार्ट पे? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन 2075, 2000 जो जोन है जहां पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर एक सपोर्ट जोन है, इतना कह सकते हैं। लेकिन क्या वो यहां पर रुकेगा कहना मुश्किल है। वहां पर करीब कह सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज वहां पर है, तो वहां पर शायद संभल जाए। तो इसलिए जो शॉर्ट्स तो कल 4-5 दिन के जो शॉर्ट होंगे वो कवर होते होंगे, इसलिए शायद रुके होंगे। लेकिन अगर आज का लो बीच हो जाता है तो एक फ्रेश गिरावट आ सकती है दीपक नाइट्रेट में। ओके, एक फ्रेश गिरावट यहाँ पे आ सकती है। कई सारे छोटे छोटे स्टॉक हैं गावा सर, एक दो क्विक रिएक्शन आपसे लेता हूँ। लिबर्टी शूज़ देखिए, वो
4.5% ऊपर है इस तरह के बाजार में भी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ पर सपोर्ट जोन है 280 पर, लेकिन इस पर ट्रेंड मिसिंग है। लिबर्टी जोन पे बहुत अच्छी तेजी देखी थी, लिबर्टी जोन पे 440 का जोन भी देखा, उसका लगातार आहिस्ता आहिस्ता हम गिरावट देख रहे हैं। आज का मूव ग्रीन है, लेकिन इस ग्रीन में कन्विक्शन नहीं है मुझे। हो सकता है ये जो डाउन मूव है उसमें ग्रीन है, लेकिन लार्जर मूव डाउन है। हो सकता है लो लेवल देखें, अगर आज का लो ब्रीच हो जाता है तो 200 का जोन भी देख सकते हैं लिबर्टी शूज में। ओके, तो लिबर्टी शूज़ में ये राय बन रही है। चलिए गावा जी, हम लोग अब एसएमई कॉर्नर की तरफ बढ़ते हैं और कुछ लोग मैच का भी मज़ा लेंगे। आज हम बातचीत करेंगे एसएमई कॉर्नर में जैनम फेरो एलायंस के सीएमडी अर्चित पारख से। अर्चित, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं कि एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंडिया की, जो निश है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के सेगमेंट में काम करती है, और कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। तो इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, क्या क्लाइंटेल है। अर्चित, पहले तो बिल्कुल बेसिक्स हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपकी कंपनी किस तरीके के कारोबार में है। हम लोगों का बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरोलॉयज यूनिट है यहाँ पर। यहाँ पर हम दो टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें, एक सिलिको मैग्नीज और फेरो मैग्नीज। सिलिको मैग्नीज जनरली यहाँ लोकल डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स भी काफी हमने केटर कर रखा है। दूसरा प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो है फेरो मैग्नीज। वो ज्यादातर लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे स्टेनलेस स्टील जिसमें बनता है, वो सब पे काम आता है। तो और इसके साथ साथ हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना चालू किया, जिसमें हम अल्ट्रा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, जिसके कारण काफी क्लाइंटल बेस हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी कंपनियों में चला गया प्रोडक्ट्स। अर्चित, ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं ये किस काम आते हैं, किस तरीके के यूज केसेस हैं इनके, किस तरह की इंडस्ट्रीज इनको आपसे लेती हैं, वो बताइए। ये जो हम सिलिको मैग्नीज बनाते हैं वो बेसिकली जो नॉर्मल टीएमटी जो कंपनियां बनाती है उनको यूज आता है, और जो फेरो मैग्नीज बनाते हैं वो स्टेनलेस स्टील, जो कि जिंदल स्टेनलेस स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, ये सब कंपनियां को ये काम आता है। बेसिकली इट्स अ रॉ मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीएमटी में काम आता है, स्टेनलेस स्टील के लिए काम आता है। हम एक एलॉय बनाते हैं जो फर्दर फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए वो अपने फर्नेसेस में डाल करके उसको नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो ये टोटल रॉ मटेरियल है या पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है जो वो नया प्रोडक्ट बनता है उसका? नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेमी फिनिश्ड आप बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड मटेरियल है, और ये प्रोडक्ट को वो अपनी फर्नेसेस में डाल के फर्दर फिनिश प्रोडक्ट जो टीएमटी आपका बनता है, टीएमटी मतलब वो सरिया? सरिया हाँ, बनता है, वो सरिया बनाने के काम आता है आपके पास। सरिया बनाने का काम आता है। और अच्छा, कितनी कैपेसिटी है आपकी और प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं आपके? अभी हम 10 MVA 10 मेगावाट पे चल रहे हैं। यहाँ रायपुर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया पे, और अभी 100% यूटिलाइजेशन पे प्लांट चल रहा है। क्या बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है क्या इसकी? हाँ, अभी डिमांड इसकी काफी अच्छी है, और यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में भी इसका डिमांड आगे चल के और बढ़ेगा। और गवर्नमेंट इंडिया का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, जिस वजह से स्टील की डिमांड लगातार रहेगी, इस वजह से सिलिको मैग्नीज, फेरो मैग्नीज, फेरोलॉयज का प्रोडक्ट मार्केट अच्छा है। ओके, अर्चित, आप का प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं। पैन इंडिया तो प्रेजेंस है ही है आपकी। आजकल तो यूरोप में बड़ा मुश्किल के हालात चल रहे हैं, कैसा रिएक्शन है वहाँ से आपके लिए? हाँ, अभी फिलहाल थोड़ा सा जो वॉर की वजह से, वहाँ एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से थोड़ा बाजार यूरोपियन मार्केट से सेटल टफ, तो हम लोग दूसरा मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के थ्रू यूएस मार्केट्स भी हम ट्राई कर रहे हैं कि केटर कर पाए, मतलब स्टार्ट किया है उधर पे। तो कोशिश यही है कि यूएस मार्केट्स को केटर किया जाए। अभी मतलब इस वक्त आपका यूरोपियन मार्केट की तरफ मतलब कम प्रोडक्ट जा रहे हैं, आपका माल कम जा रहा है, या अभी असर नहीं पड़ा है, आगे पड़ सकता है? अभी भी जा रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई काफी अच्छी है, तो हमारे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके, क्या आपकी, चूंकि आप कह रहे हैं 100% कैपेसिटी पे काम हो रहा है आपका, और डिमांड आपकी डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी बनी हुई है, तो कोई कैपेक्स प्लान भी है?
कैपेक्स प्लान में कंपनी का फर्दर यही है कि आने वाले दिनों में हम ये प्लानिंग किए हैं कि कैपेसिटी को डबल करना है और फर्दर इंटीग्रेशन के साथ इस पे काम करने की तैयारी चालू है। तो कंपनी माइनिंग की ओर भी देख रही है और एक्सपोर्ट मार्केट्स की ओर भी कंपनी का ध्यान है। तो जिस तरीके से माइनिंग का भी अच्छा प्रपोजिशन बन जाता है, प्लस कैपेसिटी को डबल करने का भी प्लान है। ओके, ये कब तक करेंगे आप कैपेसिटी डबल? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब काम चालू है इस पे। 3 साल के आसपास का अनुमानित समय इसमें, 2 से 3 तीन साल। साल तो इस पे कितना पैसे खर्च होंगे कैपेसिटी डबल करने पे? कैपेसिटी डबल करने में कैपेसिटी डबल करने में तो अराउंड 30 CR का इन्वेस्टमेंट आएगा। 30 CR का इन्वेस्टमेंट आएगा। अच्छा, थोड़ा आपके फाइनेंशियल्स पे बात करना चाहिए। नंबर पिछले साल आपने जो दिखाए हैं रेवेन्यू और पैट, वो काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके पीछे कोई खास कारण या बड़ी रोबस्ट डिमांड थी, सिर्फ वही था कि बहुत माल बिका इस वजह से? रोबस्ट डिमांड के साथ साथ जो लास्ट ईयर था हमारा इन्वेंट्री परचेज भी काफी अच्छा रहा। हम अक्रॉस द ग्लोब मैग्नीज और को लेकर आए और लोअर रेट ऑफ में प्राइजेज रहा। इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर सेम लेवल पे ही रही। यदि आप लास्ट ईयर इस ईयर को कंपेयर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, मेटल का प्राइजेस अच्छा रहा, स्टील मार्केट अच्छा रहा, मार्केट का सपोर्ट मिला। तो काफी अच्छा जंप लास्ट ईयर से इस साल में देखने को मिला। लेकिन मैंने देखा कि मेटल प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल हैं, बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप इसको हेज कैसे करते हैं? मेटल प्राइसेस जो है वो हेज हम इस तरीके से कर लेते हैं कि जब आप मार्केट में रहते हैं तो आपको ट्रेंड एक तरीके से समझ में आने लग जाता है कि वेदर द मार्केट इज अप की तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ। कितना अप जाएगा या कितना डाउन जाएगा ये आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ट्रेंड्स के हिसाब से हम इन्वेंट्री को मैनेज कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लॉन्ग शॉर्ट, ज्यादा बेचना कम बेचना की तरीके से और इन्वेंट्री कितनी रखना वो प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं। वो हमारा मेन स्ट्रैटेजी भी। ओके, अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है अगर उसको देखें तो करीब 5-6% के CAGR से ग्रो करने की संभावना बनती दिख रही है, जिसमें एक बड़ा पार्ट ये भी होगा जो आपने भी शुरू में जिक्र भी किया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रा पुश बहुत मिल रहा है उसकी वजह से होगा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, चूँकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का एक कंजम्पशन डेटा आया था जिसमें वो मान रहे थे कि थोड़ा कंजम्पशन आगे जाते हुए धीमा पड़ सकता है, तो उसकी वजह से कोई असर देखते हैं आप इंडस्ट्री वाइड कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, या चूँकि डोमेस्टिक थीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, भारत बिल्कुल अलग एक ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है? जैसा कि आपने बताया कि भारत एक अलग ही ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड इतनी रॉबस्ट बनी हुई है कि वी आर जस्ट गेटिंग एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो एज सच कंपनी के ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो काफी अच्छा रहने वाला है आगे 3-4 सालों में। तो आई डोंट सी कि कोई भी डिमांड में कहीं भी कोई फर्क पड़ेगा। और ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है तो इसका डिमांड तो लगातार बना रहे। अर्चित, जो आपका 200 करोड़ का रेवेन्यू है FY22 का, उसमें कितना हिस्सा होता है जो आप एक्सपोर्ट से हासिल करते हैं? ये टोटली क्या होता है, डिपेंड करता है प्राइसिंग पे। Okay. अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइसिंग मिल रही है तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच लेते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं एक्सपोर्ट में आपको ज्यादा रियलाइजेशन आ रहा है तो आप एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जब आप सेल कर रहे हैं उस समय के हिसाब से आप इसको करते रहते हैं। बट रफली आई वुड से कि इसमें 10 to 15% जो है वो एक्सपोर्ट्स का भी 10 to 15% एक्सपोर्ट का हिस्सा इसमें होता है, ज़्यादातर आपका चूँकि डोमेस्टिक डिमांड है। मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक के मामले में और समझने की कोशिश करूँगा। कितने आगे तक की विजिबिलिटी है आपकी, जो आपके क्लाइंट है, कंपनीज़ हैं, उनकी ओर से ऑर्डर के टर्म्स में हो सकता है, बातचीत के टर्म्स में हो सकता है, या प्रॉमिस के टर्म्स में हो सकता है, या आपका अपनी स्टडी के टर्म्स में हो सकता है कि इतने साल तक तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है, कंसिडरिंग ऑल दिस कि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सरकार बहुत पुश कर रही है, पुल और ये सब बहुत बन रहे हैं, तो विजिबिलिटी बताइए जरा, आउटलुक क्या है? आई सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। और विजिबिलिटी जैसा कि मैंने बताया कि जो अपने पास जो प्रोडक्ट्स है वी हैव ऑलरेडी केटर्ड इनटू लाइक सेल,
JSW, JSPL, ऑल दिस कंपनीज आर ह्यूज। तो इनकी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की लगातार हमेशा ही बने रहे। अभी भी हम 100% कैपेसिटी पे ही रन कर रहे हैं। ओके, तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले सालों में। तब तो और आपको अपने नए प्लांट या नई कैपेक्स के लिए थोड़ा जल्दी करना चाहिए फिर तो। नहीं, दोनों चीजों पे प्लानिंग चल रही है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी प्लानिंग चल रही है, इनफैक्ट बायआउट पे भी कंपनियां एक दो चीज जगह देख रही है। हम्म। हम तो बहुत अग्रेसिवली देख रहे हैं। और ये सब इंटरनल एक्रूवल से होगा या आप लोन करेंगे? अभी तो इंटरनल अक्रूवल से कंपनी का प्लानिंग, इंटरनल अक्रूवल तो सम पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन पे लिया जाए। ओके, तो जैनम फेरो एलॉयज एक पैन इंडिया प्रेजेंस, एक्सपोर्ट ग्रोथ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100% कैपेसिटी काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट पे आपको डिमांड में कोई कमी फिलहाल नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। एक रोबस्ट बिजनेस यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। अर्चित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में दर्शकों को बताने के लिए कि क्या इस वक्त इंडस्ट्री की स्थिति है और कैसे आप लोग प्ले अप कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि डिमांड इतनी है कि हमको कैपेक्स करना पड़ेगा, ग्रीनफील्ड या ब्राउन फील्ड एक्विजिशन के जरिए आप बाई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जैनम फेरो एलॉयज 163.50 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए इस मोड़ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो मार्केट पे डिबेट करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बाजार पे एक नज़र डालते हैं। तस्वीर लगभग वैसी ही बनी हुई जैसी शो की शुरुआत में थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस है, लेकिन मिड कैप में ज़्यादा कमजोरी आ रही है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप मैच की दिलचस्पी जरूर ले रहे होंगे, लेकिन मुझे इस वक्त ये जानना है कि बाजार पे आपकी नज़र कहाँ है। देखिए नीरज जी, आज इंडेक्स जो है वो लोअर एज पे एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 18,000 के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखिए अपने 41,500 के ऑप्शन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आखिरी का 1.5 घंटा क्रिटिकल है नीरज जी, और अगर ये लेवल होल्ड हुए तो एक छोटा सा रीजनेबल पुल बैक आ सकता है। बट मैं बतौर ट्रेडर नीरज जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, शायद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग पे ध्यान दूंगा, इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा नीरज जी, क्योंकि आज बैंकिंग में थोड़ा सा पेन है और बैंक्स बैकफुट पे है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड में नीरज जी। वीरेंद्र, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, ये जो आज की जो जिस तरह से आज बाजार दिख रहा है, ये वॉलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी है और दुनिया भर में इधर की खबरें हैं, या फिर इसमें कोई सीरियस चीज़ आपको दिख रही चार्ट पे? नहीं, मैं सीरियस चीज़ नहीं अभी तक नीरज जी। देखिए अगर आप निफ्टी को देखें, आई मीन जस्ट मैं आपके स्क्रीन पे जो प्राइस है 18,000, एक इंडेक्स को आप कभी तो कूल ऑफ होने का थोड़ा सा मौका देंगे। अभी निफ्टी जिस लेवल पे है वो एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। अगर बैंक निफ्टी जहां पे 41,424 पे खड़ा है, ये अभी भी अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 50 पॉइंट ऊपर है। तो इंडेक्स एक्सपायरी के दिन थोड़ा कूल ऑफ होने का मौका अगर मान रहा है तो इसको एक बहुत सीरियस थ्रेट अभी नहीं मानना चाहिए नीरज जी। ओके, तो रूटीन वॉलेटिलिटी है इस पे, इसीलिए मैंने कहा वीरू से एक बार वैलिडेट करा लेते, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 150 पॉइंट निफ्टी वीक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आते ही वीरू और अनुज, हर्षदा सब मिल के आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक।